वेलकम टू प्रेजेंटेशन ऑन फ्लेक्सी कैप फंड। जैसा कि जानकारी होगा 11 सितंबर को सेबी ने मल्टी कैप फंड के म्यूचुअल फंड के संबंध में एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि मल्टी कैप फंड्स को अपना 25% जो है असेट का स्मॉल कैप में रखना है और 25% मिड कैप में रखना है और 25% जो है लार्ज कैप में रखना है। उसको लेके फंड हाउस ने, क्योंकि बहुत सारे फंड हाउस जो है उस क्या बोलते हैं हिसाब से अपने मल्टी कैप फंड के असेट को मैनेज नहीं कर रहे थे, तो उसको काफ़ी उसमें रिप्रेजेंटेशन वगैरह आए हैं और उन सब की समस्याओं को सुनने के बाद सेबी ने ये जो है नया फ्रेशली मिंटेड, इसको बोल सकते हैं, जैसे कि फ्लेक्सी कैप फंड का जारी करने का सर्कुलर 6 नवंबर को जारी किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ। फैक्ट, फिगर एंड ओपिनियन इन द प्रेजेंटेशन वीडियो आर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन डिफरेंट एजेंसीज and public domain and published in good faith. Viewer in their own interest may like to cross-check and verify information from concerned source before making any financial commitment. Stock market investment are subject to market risk. Consult your financial advisor before committing any money. तो जैसा कि जानते हैं कि 6 अक्टूबर 2017 के सर्कुलर के हिसाब से जो है म्यूचुअल फंड सेबी ने आदेश दिया था म्यूचुअल फंड की जो स्कीम है उनको कैटेगराइजेशन करने का। उसमें जो है 5 कैटेगरी जो है में बांटा गया था सारी स्कीम को। वो 5 कैटेगरी इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड एंड अदर स्कीम। तो इक्विटी के अंदर जो है 10 स्कीम होती थी और अभी जो सर्कुलर जारी हुआ है 6 नवंबर को, उसमें 10 स्कीम में एक स्कीम फ्लेक्सी कैप फंड नाम से ऐड कर दिया गया। इस हिसाब से वो 10 की बजाय 11 स्कीम हो गई है। तो ये उनके बारे में थोड़ा ग्राफिकल जानकारी दिया हुआ है और ये सर्कुलर है, जो मतलब जानकारी के लिए हमने ऐसा का ऐसा इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और इसमें क्या है कि जो सेबी ने गाइडलाइन इशू की थी 6 अक्टूबर को, उसी की रेफरेंस देते हुए लिखते हैं ये। और उसमें ये बोलते हैं कि टू गिव मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू म्यूचुअल फंड एंड टेकिंग इनटू अकाउंट द रिकमेंडेशन ऑफ म्यूचुअल फंड एडवाइजरी कमेटी। सेबी के पास एक कमेटी होती है, म्यूचुअल फंड एडवाइजरी कमेटी। एक न्यू कैटेगरी का फ्लेक्सी कैप फंड नाम से एक न्यू कैटेगरी जो है वो अवेलेबल हो जाएगी म्यूचुअल फंड के लिए। उसमें क्या होगा कि मिनिमम 65% इन्वेस्टमेंट जो है इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में होगा और उसमें कोई जो है पूरा फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया, कोई कैप का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और उस इजी आइडेंटिफिकेशन इन्वेस्टर के द्वारा किए जाने के लिए सेबी ने इसमें लिखा है कि वो पर्टिकुलर स्कीम के नाम में फ्लेक्सी कैप शब्द का प्रयोग होना चाहिए। और म्यूचुअल फंड को ये भी ऑप्शन दिया गया है कि जो एग्जिस्टिंग कोई भी स्कीम को अगर वो फ्लेक्सी कैप फंड में सब चेंज करना चाहे तो जो उसके कायदे हैं उसके अंतर्गत उसको चेंज कर सकते हैं। और ये जो न्यू कैटेगरी जो फ्लेक्सी कैप फंड है वो जो इस सर्कुलर की तारीख यानी 6 नवंबर से ही जारी की जा सकती है। तो ये था सेबी को पावर जो दी गई सेक्शन 11(1) के अंतर्गत और उसी रेगुलेशन 77 ऑफ सिक्योरिटी सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996 उसके अंतर्गत ये सर्कुलर जारी किया गया है। तो थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। 11 सितंबर को जो सर्कुलर जारी किया था उसमें क्या था, सेबी के नोटिस में आया कि जो मल्टी कैप फंड है उनमें म्यूचुअल फंड ने कुछ म्यूचुअल फंड ने काफ़ी जो है एहतियात नहीं बरती और सारा इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में कर दिया। और जबकि उनको स्कीम का नाम मल्टी कैप कैटेगरी में आता था और उस हिसाब से उनको मल्टी कैप में इन्वेस्टमेंट करना था, मतलब थोड़ा इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में, थोड़ा स्मॉल कैप में, थोड़ा मिड कैप में, तभी कोई स्कीम मल्टी कैप होगी। अगर 90% फंड का इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में है तो उसको आप कैसे मल्टी कैप कैसे कह सकते हैं। तो बेसिकली आइडिया था ट्रू टू द लेवल, आप जो लेवल बेच रहे हैं लगा के मल्टी कैप, तो उसके अंदर जो आप सामान दे रहे हैं वो भी मल्टी कैप होना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लेबल पे तो मल्टी कैप लिखा हुआ और अंदर से उसके लार्ज कैप रख के लिफाफे में बेच रहे हैं, तो वो जो है एक अनफेयर प्रैक्टिस उसको माना जाएगा। तो इनको हिदायत दी गई थी सर्कुलर 11 सितंबर से कि मल्टी कैप फंड में पहले क्या था कि ऐसा ही फ्लेक्सिबिलिटी था जैसा अभी फ्लेक्सी कैप में शुरू में किया गया कि 65% इक्विटी में होना चाहिए। मल्टी कैप में भी यही था और कोई इस कैटेगरी वाइज नहीं था, क्योंकि नाम मल्टी कैप है उसको निर्धारण करने के लिए सेबी ने उसमें लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप की सीमा मिनिमम इन्वेस्टमेंट 25% की कर दी गई और बाकी का 25 वो अपनी सुविधा अनुसार जहां भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
तो इसमें आगे देखते हैं, इसमें इसको लेके काफी हल्ला हुआ। तो 2 दिन बाद ही जो है वो 13 सितंबर को सेबी ने कुछ क्लैरिफिकेशन जारी किया था। तो अभी 6 नवंबर का जो सर्कुलर अभी जो इशू हुआ है उसके बारे में तो हमने अभी डिस्कस कर लिया, उसको और रिपीट करने की जरूरत हम नहीं समझते हैं। तो क्लैरिफिकेशन जो 11 सितंबर के सर्कुलर का था वो 13 सितंबर को सेबी ने इशू किया, कि उन्होंने किया था कि म्यूचुअल फंड को कई सारे रास्ते दिए थे और रीबैलेंसिंग करने के लिए 31 जनवरी का टाइम तो दिया ही था, 31 जनवरी 2021 तक का। और बाकी जो है ये उसमें उसकी चर्चा की गई थी कि जो फंड जो है अपना ट्रू टू द लेवल वो नहीं कर रहे हैं। इसके जब हम देखते हैं कि कैटेगरी के बारे में, जैसा पहले स्लाइड में मैं डिस्कस किया था कि ये 10 कैटेगरी थी इक्विटी के अंदर में, और अभी उनमें 11 हो गई हैं, फ्लेक्सी कैप भी ऐड हो गई। पहले से जो थी मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल कैप, डिविडेंड यील्ड, वैल्यू फंड, कॉन्ट्रा फंड, फोकस फंड, सेक्टोरल, थीमेटिक फंड, ईएलएसएस फंड, और उसमें ऐड हो गई है फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड का बेसिकली जो ओरिजिन हुआ, क्यों हुआ, ये मल्टी कैप फंड की प्रॉब्लम की वजह से ही हुआ। मल्टी कैप फंड में जो इनडिसिप्लिन म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट पैटर्न में देखने में आया, उसको लेके ये इस फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का। ऐसा नहीं कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी एकदम नया है, काफी सारे फंड हाउस का ये कैटेगराइजेशन के पहले भी फ्लेक्सी कैप फंड हुआ करते थे, मगर क्योंकि जब ये कैटेगराइजेशन हुआ उसमें फ्लेक्सी कैप का कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन फंड को किसी ना किसी कैटेगरी के साथ एडजस्ट कर दिया गया और उसी हिसाब से वो चेंज हो गए। तो अभी ये वापस फ्लेक्सी कैप फंड एक कैटेगरी के रूप में आ गई है, तो जो पुराने वाले हैं उनको भी सुविधा होगी, और मल्टी कैप में जो फंड हाउस जिनका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ा एयूएम मल्टी कैप फंड में है, उनको जो है 25% में लाने में परेशानी थी, उनके लिए भी एक ही रास्ता दिखाया गया है। वो इसका प्रॉब्लम का मैग्नीट्यूड जानने के लिए हमने ये लिखा है कि जो टोटल एयूएम जून एंड में 24,63,000 करोड़ था म्यूचुअल फंड का, उसका 1,35,680 करोड़ जो मल्टी कैप फंड में था, जो करीब 5.5% के करीब होता है। तो 5.5% इंडस्ट्री का एयूएम अगर उसमें डिस्टर्ब होता है, और उसमें क्या होता है कि इन्वेस्टर्स जो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, वो तो उनको लगा कि मल्टी कैप फंड में गड़बड़ी है, और अपना मल्टी कैप फंड, अब मान लीजिए फर्ज करो कि 1,25,000 करोड़ सब लोग अपना रिडीम करके निकाल लें, तो मतलब ये एक बहुत बाजार में पूरे शेयर वो बेचने पड़ेंगे, बहुत बड़ा मतलब अनिश्चितता का माहौल आएगा। तो इसलिए वो स्टेबिलिटी पार्ट और कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस वगैरह भी वो सब जरूरी है, उसके लिए शायद इसकी जरूरत पड़ी और ये जो है आ गया। दूसरा ये था कि जो स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हैं, 52,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट टोटल है एयूएम उसका स्मॉल कैप फंड का, और मल्टी कैप का कैटेगरी का जो 1,35,000 करोड़, अगर उसका 25% स्मॉल कैप में जाएगा तो 33,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत होगी स्मॉल कैप में। तो इनका म्यूचुअल फंड हाउसेस का ऐसा कहना था कि ये 33,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमको वहां पे उतने एवेन्यू नहीं है। और इस बात में थोड़ी सत्यता इसलिए भी माननी पड़ेगी, क्योंकि जब स्मॉल कैप फंड पिछले कुछ दिनों में देखा होगा, बहुत सारी स्मॉल कैप फंड ने इस अपॉर्चुनिटी के नहीं रहते, क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो उन्होंने अपना फ्रेश सब्सक्रिप्शन लेना बंद कर दिया। इस कैटेगरी में वही कई सारे फंड के नाम आप जानते होंगे, जिसमें एक एसबीआई स्मॉल कैप है, रिलायंस स्मॉल कैप है, डीएसपी स्मॉल कैप है, और भी कई हो सकते हैं। तो ये मतलब समस्या एक थोड़ी जेन्युइन समस्या थी, और उसी को लेके जो है ये भी उसका सॉल्यूशन सामने आया। तो इसमें देख रहे हैं आपने पूरा जो इंडस्ट्री का एयूएम है अप्रैल जून क्वार्टर का जो 24,62,000 करोड़ था, वो जून से सितंबर तिमाही में 27,60,000 करोड़ हो गया, मतलब करीब 3 लाख करोड़ एडिशन हो गया 3 महीने के अंदर। तो ऐसी इतना पैसा जो आ रहा है, इंक्रीमेंटल मनी इज फ्लोइंग, तो उसमें जो वो परेशानी, जेन्युइन परेशानी थी, जिसकी वजह से ये फ्लेक्सी कैप फंड का सर्कुलर आया और नया कैटेगरी का लॉन्च किया गया। अभी फ्लेक्सी कैप जो है
और फाइनली कहाँ से आएंगे, मल्टी कैप से मोस्टली आएंगे, दूसरी किसी स्कीम से भी आ सकते हैं। तो फ्लेक्सी कैप के बारे में थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग करने के लिए मल्टी कैप के बारे में हम की परफॉर्मेंस के बारे में देखते हैं। और मल्टी कैप में बहुत सारी परेशानी थी। जैसा आप देख सकते हैं कि निप्पन इंडिया मल्टी कैप एक फंड है जिसका 3 साल 2 साल अभी काफी बाकी की परफॉर्मेंस में सुधार हो गया है। यूटीआई इक्विटी मल्टी कैप तो पॉजिटिव है, जबकि निप्पन इंडिया मल्टी कैप तो 3 साल तक माइनस माइनस है और अभी ईयर टू डेट भी -18% है। तो ये दिस इज अगेंस्ट निफ्टी का जो रिटर्न है सभी सालों में, पिछले 3 सालों 2019 में 12% है, 18 में 3% है, 17 में 28% है, मगर ये 3 साल में कुछ परफॉर्मेंस नहीं है। तो कुछ इन्वेस्टमेंट में उतना और दूसरा ये जो मल्टी कैप फंड थे बेंचमार्क का भी इनमें थोड़ा इशू था, क्योंकि कुछ अपना अलग अलग बेंचमार्क, कोई निफ्टी 500 बेंचमार्क यूज करता है, कोई निफ्टी 50 बेंचमार्क यूज करता है। निफ्टी 50 डेफिनेटली नॉट ए मल्टी कैप बेंचमार्क। तो उससे थोड़ा और इसमें क्लैरिटी मिलता है अगर हम एनुअल इनका परफॉर्मेंस देखते हैं। तो एनुअल परफॉर्मेंस में ज़्यादा लगता है 2011 में जैसे सभी का नेगेटिव था, और उसके बाद आइसोलेटेड 2012 में सभी का पॉजिटिव रिटर्न था, और 13 में एक दो आइसोलेटेड केस है जो नेगेटिव है, बाकी अदरवाइज सिंगल डिजिट में रिटर्न है। 14 में सबका जो है 50% के आसपास रिटर्न है। तो डीएसपी अच्छा, इसमें हमने क्या किया कि नीचे 3 जो है मिड कैप फंड लिए हैं, और उसके एकदम लास्ट में 2 जो है वो स्मॉल कैप फंड है, और बाकी सब मल्टी कैप फंड है। तो इसलिए कि सही में क्या आपको मल्टी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करने से फायदा होता है, ये बेसिकली दर्शाने की कोशिश किया गया है। तो आपको मल्टी कैप फंड में ना तो फंड हाउस क्लियर है और ना फंड इन्वेस्टमेंट आप क्लियर है क्या हो रहा है, बेंचमार्क क्या है, कोई क्लैरिटी नहीं है। तो बेटर ये है हमारा सुझाव जो इन्वेस्टर हैं और जो चाहते हैं कि अपने आप अपना फंड मैनेज करें, तो आप जानी पहचानी कैटेगरी जैसे मिड कैप में स्मॉल कैप में रहे, अच्छा रिटर्न मिलता है। रिस्क है, रिस्क मगर जैसे जैसे आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन बढ़ता है तो वो रिस्क जो है अपने आप एलिमिनेट हो जाती है। तो आप देख रहे हैं जैसे ईयर टू डेट में अभी कई सारे मल्टी कैप फंड ऐसे हैं जिनमें नेगेटिव रिटर्न है। एसबीआई मल्टी कैप, निप्पन इंडिया -14%, -2, -2, -1, -3, -7, -6। अभी जब निफ्टी तो इस साल भी बढ़ी, अभी मतलब थोड़ी तो बढ़ी है, और मल्टी कैप में अभी आप जाएंगे तो 2018 में कितने माइनस रिटर्न आपको दिख रहे हैं, जबकि उसमें अगर निफ्टी का रिटर्न 3% था, बल्कि यहाँ पे बहुत सारे माइनस हैं। तो इसके लिए भी मल्टी कैप में या आने वाली जो कैटेगरी फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट करने के पहले ये आपको सोचना है कि जिस स्कीम का टारगेट एकदम साफ सुथरा है, क्लीन है, बेंचमार्क में कोई अनएम्बिगस है। अब फ्लेक्सी कैप का क्या बेंचमार्क होगा, मल्टी कैप का बेंचमार्क क्या होगा, क्या है, तो वो ऐसा कोई स्टैंडर्ड बेंचमार्क अवेलेबल नहीं है। उसके चक्कर में क्या करता है, कोई निफ्टी 50 से करता है, कोई निफ्टी 500 को बेंचमार्क लेता है, और तरह तरह की जो प्रैक्टिस करते हैं, और उस हिसाब से क्या करता है अभी फंड मैनेजर जो है उसको तो अपना बोनस का हिसाब से मैनेज करना है, तो वो अपने बेंचमार्क को देखेगा। उसके लिए इन्वेस्टर रिटर्न इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन उसका जो बेंचमार्क को बीट करना, उसका टारगेट क्या होता है, बेंचमार्क को बीट करना, और हिज ड्यूटी इज टू जनरेट रिटर्न अबव बेंचमार्क। तो अगर बेंचमार्क ही सही नहीं है तो फिर फंड का रिटर्न सही होगा कि नहीं होगा, ये क्वेश्चनेबल हो जाता है। तो इसलिए हमारा सुझाव ये रहता है कि अगर आपका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में जाने का इरादा नहीं है तो आप साफ सुथरे मिड कैप फंड है, बहुत अच्छा 11-12% इन्होंने रिटर्न दिया, जो टॉप 3 फंड हाउस जो 5 साल 10 साल में परफॉर्मेंस डिलीवर करने वाले हैं। तो वो जो पिछले साल में भी ये 12%, 9%, और ये 40% है 2017 में, और ये जो है 14 में जब अच्छी परफॉर्मेंस 70-80% उन्होंने रिटर्न दिए थे, तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। अभी ये सब के चक्कर में जो है ज़्यादा से ज़्यादा अभी क्या होगा, फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्च होंगे और बड़ी बड़ी आपको जो है उसकी एडवर्टाइजमेंट आएंगी, कुछ आपको मार्केटिंग कॉल्स आएंगी तरह तरह के, वो तो उसमें आप डिसाइड कर सकते हैं कि वाई शुड आई गो फॉर न्यू कैटेगरी इफ आई हैव ऑलरेडी डिपेंडेबल, रिलायबल और बेटर परफॉर्मिंग एंड बेटर बेंचमार्क कैटेगरी बाय द नेम ऑफ मिड कैप फंड। निफ्टी के रिटर्न हमने दिए हुए हैं यहाँ पे, थोड़ा सा देखिए कि साल साल अलग अलग रिटर्न होता है, ये एनुअल रिटर्न है, इसी के लिए थोड़ा जानकारी के लिए रखा है। 25 साल का ये है चार्ट।
और इसके लिए फ्लेक्सी कैप फंड आए तो उससे आपको ज़्यादा कुछ उसकी तरफ ध्यान देना नहीं है, और आपको अपना फोकस रखना है। मिड कैप में इन्वेस्ट कीजिए, और उसके बाद थोड़ा सा हिस्सा स्मॉल कैप में कीजिए, थोड़ा जो आपको और ज़्यादा समय के लिए पैसे की जिसकी ज़रूरत नहीं है, 10-20-15% जो है स्मॉल कैप में कीजिए, और मेजर अपना जो है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो इक्विटी का है म्यूचुअल फंड का, उसको मिड कैप में रखिए तो अच्छा रहता है और आपको अच्छा रिटर्न मिलता है लंबे समय में। तो ये है इसका पिक्टोरियल डिपिक्शन है कि जो आपका फ्लेक्सी कैप होगा या मल्टी कैप हो उसको हम एक तरीके से दिशाहीन हो सकते हैं, एक लेफ्ट जा रहा है, एक लेफ्ट राइट जा रहा है, एक लेफ्ट जा रहा है, एक राइट जा रहा है, तो इस तरह का है उसमें, मतलब कोई फोकस नहीं है और कुछ क्योंकि बेंचमार्क नहीं, इसलिए समस्या है। तो उम्मीद है कि ये जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के सर्कुलर के इमीडिएटली बाद जो हमारा जो जानकारी जो थी हमने आपसे शेयर करने के लिए ये वीडियो बनाया और इसको अपलोड कर रहे हैं। उम्मीद है कि इसमें जो जानकारी है आपको पसंद आएगी, और इससे जो है आप जो है जो अभी जो फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्च होंगे उनमें किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, और उस तरह तरह के वो नाम दे के कुछ भी जो है विज्ञापन किस तरह के बनाएंगे आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो आप जो है अपनी जानी पहचानी कैटेगरी में रहिए, और जो है अपना स्टेबल रिटर्न जो है लेते रहिए। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा जो है ये ट्विटर हैंडल BSRC2 यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। उसमें आपको और लेटेस्ट जानकारी शेयर करते रहते हैं म्यूचुअल फंड के ऊपर, शेयर्स के ऊपर। और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, उसमें कमेंट बॉक्स में अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है म्यूचुअल फंड के बारे में, म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के बारे में, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट के बारे में, या दूसरी कोई रजिस्ट्रार से, फंड हाउस से, और या कोई ट्रांसमिशन रिलेटेड या किसी भी प्रकार की है, बैंक ऐड करना नहीं हो रहा है, या कुछ भी है, ज्वाइंट होल्डर का कुछ प्रॉब्लम हो गया या कुछ हो गया, तो वो नॉमिनेशन का कुछ इशू है, तो वो सब जानकारी हम से आप अगर कमेंट बॉक्स में लिख के पूछेंगे तो जरूर उसका जवाब शीघ्र अतिशीघ्र देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।